मैं था एक जवान लड़की जिसकी उम्र महज 16-17 साल होगी। डरी सहमी हुई वो महल का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलता है। लड़की देखती है कि अंदर सिर्फ काला अंधेरा है। वो आवाज लगाती है, कोई है? मुझे पता चला है कि यहाँ काम करने के लिए लड़की चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। खोलो, मुझे बाहर जाना है। खोलो दरवाजा, कोई मेरी मदद करो, कोई है? रात के सन्नाटे में भी उसकी आवाज महल के बाहर नहीं जा रही थी। चिल्लाकर आखिरकार वो थक जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज आती है। लड़की देखती है तो एक औरत उसे घूरते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। लड़की उठ के खड़ी हो जाती है और उस औरत से कहती है, अच्छा हुआ आप आ गई। इस अंधेरी हवेली में मैं तो डर ही गई थी। कौन हो तुम? मैं यही पड़ोस के गांव में रहती हूँ। पता चला हवेली में काम करने के लिए लड़की चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम यहाँ आई हो, ये बात किसी को बताई तो नहीं? अब तक तो नहीं, पर अगर मुझे यहाँ काम मिल जाएगा तो घर पर जाकर सबको बता दूंगी। अच्छा किया, चलो आओ मेरे साथ। वो औरत उस लड़की को लेकर एक सुरंग के पास जाती है। ये आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? डरो मत, तुम्हें काम चाहिए ना, तो आओ मेरे पीछे। वो औरत उस सुरंग में जाती है और उसके पीछे वो लड़की भी। सुरंग में जलती हुई मशालें भी थी, जिसमें सुरंग का असली रूप दिख रहा था। सुरंग में हर जगह खून फैला हुआ था। सुरंग की दीवारों पर हथकड़ियां लगी थी जो खून से लथपथ थी। सुरंग से सड़े हुए गोश्त की बदबू भी आ रही थी। छी, ये बदबू कैसी है? चलती रहो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। थोड़ा आगे जाने के बाद उस लड़की को कटा हुआ गोश्त और कटे हुए हाथ पैर दिखाई देते हैं। यह देखकर लड़की चिल्लाती है, ये सब क्या है? मुझे यहाँ काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ। जैसे ही लड़की पीछे मुड़ती है, उसे और दो औरत दिखाई देती है जो उसे पकड़ लेती है। यहाँ तुम आ तो गई हो, मगर यहाँ से वापस जाने का एक ही रास्ता है, मौत। ऐसा कहकर वो औरत उस लड़की पर चाकू का वार कर देती है। कुछ महीनों से गांव से जवान लड़कियां गायब हो रही थी। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब लड़कियां कहाँ जा रही है। गायब हुई सभी लड़कियों की उम्र 15 से 25 वर्ष की थी। अगर जंगल में जंगली प्राणियों पर शक किया जाए तो किसी भी लड़की का ना तो शव बरामद होता और ना ही जंगल के जानवरों के कोई निशान मिलते। उसी गांव में एलिजाबेथ नाम की औरत अपने पति के साथ रहती थी। एलिजाबेथ के पति नडासडे फौजी में सेनापति थे। उस दौरान उनकी और दूसरे राज्यों की लड़ाई चल रही थी, इसलिए नडासडे को अपने घर से दूर ही रहना पड़ता था। नडासडे की गैर मौजूदगी में एलिजाबेथ उनके काम देखती थी। एलिजाबेथ अपने पति की गैर मौजूदगी में लोगों का ख्याल रखती थी। उन्हें कोई भी दवाइयाँ या स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या हो वो दूर की जाती थी। ऐसे ही एक रात एक और लड़की उसी हवेली के पास जाकर हवेली का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलता है। कोई है? मुझे पता चला है कि यहाँ काम करने के लिए लड़की चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हारा इस हवेली में स्वागत है। वो मैं यहाँ काम के सिलसिले में आई थी। चलो, तुम्हें तुम्हारे काम तक ले चलती हूँ। वो औरत उस लड़की को लेकर उसी सुरंग के पास जाती है। ये आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? डरो मत, तुम्हें काम चाहिए ना, तो आओ मेरे पीछे। वो औरत उस सुरंग में जाती है और उसके पीछे वो लड़की भी। थोड़ा आगे जाने के बाद उस लड़की को कटा हुआ गोश्त और कटे हुए हाथ पैर दिखाई देते हैं। वो लड़की चिल्लाती है, ये सब क्या है? मुझे यहाँ काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ। तभी वो दो औरत उसे पकड़ लेते हैं। अब बच के कहाँ जाओगी? तभी लड़की उन दो औरतों को जोर से धक्का देती है। वो दो औरत खून में फिसलकर नीचे गिर जाती है। लड़की सुरंग से बाहर भागने लगती है।
बाहर आने के बाद वो हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी पीछे से एक चाकू आता है और उसके हाथ पर लग जाता है। फिर भी वो अपनी जी जान लगाकर दरवाजा खोल लेती है और बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करते वक्त उसकी उंगलियां दरवाजे में फंस जाती है। अगर उसने अपनी उंगली निकालने के लिए दरवाजा खोला तो वह औरत उसे मार डालेगी, इसलिए वो अपने हाथ में लगा हुआ चाकू निकालकर अपनी उंगली काट लेती है और वह वहां से भाग जाती है। गांव पहुंचकर वो गांव वालों को सब कुछ बता देती है। गांव वाले उस राज्य के राजा को ये बात बताते हैं। राजा की सेना जब उस हवेली में घुसती है तो उन्हें कई लड़कियों के शव, खून से भरा हुआ बाथटब, ऐसी चीजें दिखती है। कई लड़कियों के शरीर के पीठ में इतने घाव होते हैं जिसे देखकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। इसके बाद वो तीनों औरतों को गिरफ्तार करते हैं। उनसे पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि वो एलिजाबेथ की नौकरानियां हैं और एलिजाबेथ के कहने पर ये सब कर रही हैं। पूछताछ के बाद पता चला कि एलिजाबेथ जवान कुंवारी लड़कियों को फंसाकर महल में बुलाती, उन्हें हथकड़ियों से बंद कर देती और उन्हें इतना दुख देती कि उनकी मौत हो जाए। फिर वो उनके शरीर का सारा खून निकाल कर एक बाथटब में भरती और फिर उस खून में नहाती। उसका मानना था कि ऐसा करने से वह कभी बूढ़ी नहीं होगी और सालों साल जवान रहेगी। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। 1600 दशक में एलिजाबेथ नाम की औरत ने करीब करीब 650 लड़कियों को मार दिया था, जिसमें उनके 3 नौकरानियां भी शामिल थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे ज्यादा मर्डर करने वाली एलिजाबेथ का नाम शामिल है। अंधविश्वास देखने में तो मामूली चीज लगती है, मगर जब कोई इसे सच समझ लेता है तो उसके परिणाम दिल दहला देने वाले होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। ये कहानी है त्रिशा और साक्षी की। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक ही स्कूल में सीखने के बाद दोनों ने कॉलेज भी एक ले लिया। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोगों को लगता था कि दोनों बहनें हैं। अब दोनों कॉलेज में थी। आज उनके कॉलेज का पहला दिन था। दोनों जब अपने क्लास में जाने लगी तभी त्रिशा एक लड़के से टकराई। इसी के चलते उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गई। वह अपनी किताबें उठाने लगी। तब वह लड़का भी उसकी मदद करने लगा। तभी उसने उस लड़के की ओर देखा। वह लड़का बहुत हैंडसम था। त्रिशा बस उस लड़के की तरफ देखती रही। हेलो। हाँ हाँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। रोहित वहां से चला गया, पर त्रिशा उसे ही देखती रहती है। क्या हुआ त्रिशा, कहीं तुझे पहली नजर में प्यार तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। चलो क्लास का टाइम हो गया। दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तभी वह देखती है कि रोहित भी उन्हीं के क्लास में है। उसे देखकर त्रिशा खुश हो जाती है। तभी टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। त्रिशा बस रोहित के बारे में ही सोचती रहती है। घर में रोहित की यादों में, तो कॉलेज में रोहित को छुप छुप कर देखकर त्रिशा के दिन गुजरने लगे। साक्षी को भी ये बात पता चली। त्रिशा, एक बात सच सच बताना, तुम रोहित से प्यार करने लगी हो ना? अब बोल भी दो, अपनी दोस्त से क्या शर्माना। हाँ तो जा ना, उसे प्रपोज कर। नहीं, मुझे डर लगता है। अरे तू नहीं बोलेगी तो कोई और उसे बोल देगा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, फिर अगले हफ्ते हमारे कॉलेज का रोज डे है। आखिरकार रोज डे आ जाता है। साक्षी एक रोज और लिफाफा जिसके अंदर आई लव यू लिखा होता है रोहित की सीट पर रख देती है। रोहित अपनी जगह पर आता है तो वह लेटर उसे मिलता है। लेटर पढ़कर वह मुस्कुराता है और इधर उधर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। तभी पीछे से श्रुति आती है और रोहित को कहती है, रोहित आई लव यू। जब से मैंने तुम्हें पहले दिन से देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। साक्षी और त्रिशा ये सब खिड़की से देख रहे होते हैं। ये सब देखकर त्रिशा रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन से रोहित और श्रुति के रिलेशनशिप की खबर सारे क्लास में हो जाती है। त्रिशा को यह बर्दाश्त नहीं होता और वो कॉलेज जाना छोड़ देती है। ये देखकर साक्षी त्रिशा के घर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। त्रिशा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ऐसा करने से रोहित तुम्हें मिल जाएगा? मुझे समझाने से अच्छा है
कि तुम अपनी बहन को समझाओ। वो मेरे और रोहित के बीच में आई है। श्रुति साक्षी की सौतेली बहन थी। दोनों में ज्यादा बनती नहीं थी और दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक काम करते हैं, तुम मेरे घर चलो, मैं उसे सब कुछ बताकर सब ठीक कर दूंगी। दोनों श्रुति के पास जाते हैं। श्रुति अभी अभी पार्टी से लौटी थी। उसने थोड़ी शराब पी ली थी। श्रुति, तुम रोहित से ब्रेकअप कर लो क्योंकि त्रिशा उससे प्यार करती है। क्या मैं ब्रेकअप कर लूं? और वो भी इस त्रिशा के लिए? बिल्कुल नहीं। देखो, हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, वरना क्या कर सकती हो तुम? ऐसा कहकर श्रुति साक्षी को धक्का देने लगी। तभी त्रिशा बीच में आ जाती है। वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोहित सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम धमकी दे रही हो मुझे? ऐसा कहकर श्रुति ने त्रिशा को थप्पड़ मार दिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अचानक श्रुति के हाथ एक बोतल लगी और उसने वहां त्रिशा के सर पर फोड़ दी। इसी के साथ त्रिशा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। खून देखकर श्रुति को चक्कर आने लगी और वो भी बेहोश हो गई। इसके बाद साक्षी ने श्रुति की आंखों पर पानी मारकर उसे जगाया। तुमने ये क्या किया? त्रिशा को मार दिया? क्या मार दिया? हाँ, त्रिशा की मौत हो गई है। ये सुनकर श्रुति घबरा गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। कुछ भी हो, पर त्रिशा मर चुकी है। अब हम क्या करें? देखो, मैं इस लाश को लेकर पहाड़ी पर जाती हूँ और वहाँ से इसे नीचे फेंक देती हूँ। इस टाइम वहाँ इलाका बहुत सुनसान होता है। तुम जल्दी से एक सुसाइड नोट लिखो और ये सब खून साफ करो। घर वाले अभी आते ही होंगे। प्लान के अनुसार त्रिशा की लाश को ठिकाने लगा दिया और त्रिशा की मौत एक राज बन गया। 2 दिन बाद जब श्रुति अपने घर में होती है तो उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वह पीछे देखती है तो वहां कोई नहीं होता है। जैसे ही वह आईने में देखती है तो उसे त्रिशा नजर आती है। उसे देखकर श्रुति घबरा जाती है। उसका बदन कांपने लगता है। उसकी चीख सुनकर साक्षी वहां आ जाती है। क्या हुआ? मैंने त्रिशा को देखा। क्या? त्रिशा को? लेकिन वो तो मर चुकी है। नहीं, मैंने उसे सच में देखा है। तुम्हें वहम हुआ होगा। उसे तो मैंने अपने हाथों से ठिकाने लगाया है, मगर सच में मैंने उसे देखा है। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। साक्षी श्रुति को उसी पहाड़ पर ले जाती है। देखो, मैंने इसी पहाड़ी से उसे नीचे फेंक दिया था। तभी श्रुति को साक्षी के पीछे त्रिशा दिखाई देती है। देखो, वो त्रिशा। साक्षी पीछे देखती है तो उसके पीछे त्रिशा होती है। उसे देखकर साक्षी हंसने लगती है। त्रिशा भी उसे देखकर हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि त्रिशा कभी मरी ही नहीं। क्या मतलब तुमने ये सब मेरे साथ मजाक किया? मजाक नहीं, तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मैंने तुम्हारे कमरे में रख दिया है। अब उसे सच तो साबित करना ही होगा ना। मतलब ये कि तुमने पूछा था ना कि अगर तुमने रोहित को नहीं छोड़ा तो हम क्या करेंगे? तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? साक्षी, तू तो कुछ बोल। तू तो मेरी बहन है ना? हाँ, मगर सौतेली बहन। बचपन से सारे खिलौने, सारा लाड प्यार सिर्फ तुम्हें मिला और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें हटाकर वो सब कुछ हासिल कर लूंगी जिस पर बचपन से मेरा हक था। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मेरे पास मत आओ। नहीं नहीं,